हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 131 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड के बारे में जो है चर्चा करेंगे। सो आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में इस प्रश्न का आंसर देने वाला हूँ। ठीक है। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको लिखना है कि आधुनिक युग के कालखंड विभिन्न थे, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। और यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि इस तरह का प्रश्न आता है तो हेडिंग वाइज ही लिखिए। ठीक है, चाहे यह प्रश्न आए चाहे और भी प्रश्न क्यों ना आए, आपको सभी प्रश्नों का आंसर एग्ज़ाम हॉल में एज ए हेडिंग वाइज एज ए पॉइंट वाइज ही लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर जो है आपको अच्छा मार्क्स दे। ठीक है, तो सबसे पहला युग आता है आधुनिक युग के अंतर्गत, वह है भारतेंदु युग। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतेंदु युग नव जागरणकालीन साहित्य का सबसे प्रथम दौर माना जाता है। ठीक है, पहला लाइन याद हो गया। क्या लिखेंगे? भारतेंदु युग नव जागरणकालीन साहित्य का सबसे प्रथम दौर माना जाता है। और इस युग का जो शुरुआत है 1868 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और इस युग की समाप्ति जो है 1893 के आसपास माना जाता है। यानी कि शुरुआत हुआ था भारतेंदु युग का 1868 में, और लगभग इस युग का समाप्त हुआ था 1893 के आसपास। ठीक है, और इसके बाद आपको लिखना है कि हिंदी साहित्य को पहली बार राष्ट्रीय चेतना और आम जनता से जुड़ने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से, जिन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से देश के नागरिकों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का उजागर किया। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही अपने रचना के माध्यम से देश के लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत इन्होंने निज भाषा के उन्नति को ही देश की उन्नति का आधार बताया। ठीक है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। ठीक है, यह उनकी कविता का एक अंश है। यानी कि इसके द्वारा यह कहना चाहते हैं कि जब तक हम अपनी भाषा का उन्नति नहीं करेंगे, हम अपनी भाषा का विकास नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश का उन्नति संभव नहीं है। हमारा देश का उन्नति तभी संभव है जब हम खुद के भाषा का उन्नति करेंगे। ठीक है, तो इसके इन्होंने निज भाषा की उन्नति को ही सब देश की उन्नति का आधार बताया। इसके बाद आपको लिखना है कि प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट इस युग के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन से युग के? भारतेंदु युग के। ठीक है, तो मैंने जितना भी बात यहाँ पे बोला है आपको भारतेंदु युग के अंतर्गत लिखना है। दूसरा है द्विवेदी युग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि इस युग का शुरुआत जो है लगभग 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला, और उन्होंने अनेक कविताएं लिखे। ठीक है, द्विवेदी जी ने अपने कविताओं को राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ने पर बल दिया, जिसके फलस्वरूप देश के नागरिकों में देश के प्रति प्रेम की भावना का उजागर हुआ। यानी कि द्विवेदी जी की अगर हम कविताओं को पढ़ेंगे तो उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि उन्होंने देश के नागरिकों में, देश की आम जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जो है लाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने स्त्री की समस्या, महिलाओं की समस्या और किसान जीवन की समस्याओं का चित्रण पहली बार अपने काव्यों में किया है। इस युग के कवियों में मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का नाम प्रमुख है। यानी कि द्विवेदी युग में तो बहुत सारे कवि हुए, लेकिन उन सभी कवियों में राम नरेश त्रिपाठी का, मैथिली शरण गुप्त का और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का नाम जो है सबसे पहले स्थान पर याद किए जाते हैं। किन्होंने? क्योंकि इन्होंने अपने रचनाओं में अपना एक अलग पहचान बनाया था।
अब आता है छायावाद। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि द्विवेदी युग के बाद हिंदी साहित्य में छायावाद युग का आगमन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का शुरुआत लगभग 1918 से मानते हैं। ठीक है, तो द्विवेदी युग के बाद हिंदी साहित्य में कौन सा युग आया? छायावाद युग आया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का शुरुआत लगभग 1918 के आसपास मानते हैं। और छायावाद युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार रस, समाज में नारी का विशेष महत्व, नारी के रूप सौंदर्य का वर्णन आदि विषय को जो है उन्होंने अपने काव्यों का आधार बनाया और काव्यों की रचना की। ठीक है, क्या लिखेंगे? छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति वर्णन, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार रस, समाज में नारी का विशेष महत्व, इसके साथ साथ उन्होंने नारी के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। किस युग के कवि? छायावादी युग के कवि। इसके बाद आपको लिखना है कि छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त पंत का भी नाम उल्लेखनीय है। यानी कि छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, जिसमें उन्होंने एक कविता लिखा था आंसू, जिसमें उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा और वेदनाओं को उल्लेख किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा भी छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंत भी एक ऐसे कवि हैं जो कि छायावादी युग में आए थे और उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से अनेकों कार्य किए हैं। इसके बाद आता है उत्तर छायावाद। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि छायावाद युग के बाद उत्तर छायावाद आया, जिसके अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, नरेंद्र शर्मा आदि की प्रेम और मस्ती वाली काव्यधारा का प्रचलन शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने रचनाओं के माध्यम से देश प्रेम की भावनाओं को देश के नागरिकों में प्रसारण करते हुए उत्तर छायावाद के अंतर्गत अनेकों काव्यों की रचना की। ठीक है, तो छायावाद के बाद कौन सा युग आया? उत्तर छायावाद, जिसके प्रमुख कवि कौन कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर भी उत्तर छायावाद के कवि माने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी भी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने उत्तर छायावाद में आकर के काव्यों की रचना की और अपने काव्यों के माध्यम से देश के नागरिकों में देश के प्रेम की भावनाओं को जगाने का प्रयास किया और इनमें काफ़ी सफलता भी उन्हें मिली। ठीक है, अगला है प्रगतिवाद। उत्तर छायावाद के बाद प्रगतिवाद का जन्म हुआ। प्रगतिवाद का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मार्क्सवादी विचारधारा है। मार्क्सवादी विचारधारा के लोग पूंजीवादी वर्ग और शोषक वर्ग के संघर्ष को कड़ी मानते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत जितने भी कवि हुए, सभी कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर व्यंग करते हैं और समाज में रहने वाले निम्न वर्ग के ऊपर किस प्रकार से शोषण और अत्याचार किया जाता है, इस विषय को अपने काव्यों का आधार बनाया और अनेकों काव्य की रचना की। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और गजानन माधव मुक्तिबोध इस युग के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का युग आया। प्रयोगवाद का शुरुआत लगभग 1943 ईस्वी के आसपास माना जाता है। प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर व्यक्ति चेतना था। सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी जो थे इस युग के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला है नई कविता और उसके बाद। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि नई कविता का जन्म मुख्य रूप से प्रयोगवाद के अंदर से हुआ था, जहां एक तरफ प्रयोगवाद में व्यक्ति चेतना को आधार बनाकर कविताएं लिखी गईं, वहीं दूसरी तरफ नई कविता के अंतर्गत समाज में उत्पन्न अराजकता के आधार पर कविताएं और रचनाएं लिखी गईं। ठीक है, तो यह रहा आधुनिक युग के कालखंड। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देखिए और अच्छा स्कोर पाइए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।